सभी व्यक्ति जो क्या हो, पढ़े लिखे हो, उस समाज को ज्ञानवान समाज कहा जाता है। और विकसित भारत मतलब विकासशील भारत, विकसित हो चुका हुआ भारत, जैसे कि अमेरिका वगैरह है, उस टाइप में विकसित भारत का स्वरूप उन्होंने और उनकी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है इस चैप्टर के माध्यम से। तो इस चैप्टर में डॉक्टर एपीजे कलाम जो हैं वो क्या लिख रहे हैं उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। कोई रीड करेगा या मैं रीड करके आगे पढ़ाऊं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। रीड करिए। प्राचीन भारत एक ज्ञानवान समाज है था। प्राचीन भारत का एक ज्ञानवान समाज था। कालांतर में हमले और औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन ने इसकी इनकी योग्यता को चौपट कर डाला। हाँ, तथा इनकी योग्यता को चौपट कर डाला। इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तरों तक सिमट कर हार गए, रह गया। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य दूसरित कर लिए थे और वे साधारण जीवन से रहे संतुष्ट हो जाया करते थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है और उससे अपने इस पहलू की नए सारे सिरे से खोज करनी चाहिए। एक बार यह खोज कर ली गई तो लिया गया तो जीवन की गुणवत्ता तथा विकसित राष्ट्र की ताकत और संप्रभुता, क्या बोलेंगे, संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए ज्यादा संदेश नहीं करना पड़ा। बेटा आपका नाम क्या है? मैम पलक। आप 9th क्लास में ही पढ़ती हैं? यस मैम। आपको बुक रीड करना नहीं आता है बेटा? आप घर में, आपका होमवर्क है कि आप हिंदी के एवरी चैप्टर्स को डेली रीड करेंगी। एवरी चैप्टर को डेली रीड नहीं कर सकती हैं, लेकिन एक चैप्टर डेली रीड करेंगी आप, ठीक है? यस मैम। ये आपका होमवर्क है। यस मैम। तो चलिए समझते हैं इस पैराग्राफ को। यहाँ पे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि प्राचीन भारत एक ज्ञानवान समाज था। प्राचीन भारत मतलब पुराना भारत जो था, क्या था? यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे, ज्ञानवान थे। कालांतर में हमलों और औपनिवेशिक शासन ने इनकी संस्थाओं को नष्ट कर दिया तथा इनकी योग्यताओं को चौपट कर डाला। कालांतर में हमले, कालांतर मतलब पुराने समय में, पुराने जमाने में हमले हुआ करते थे, जैसे कि
अंग्रेजों ने किया, बाबर ने किया, अकबर ने किया, तो इन सभी ने क्या किया, हमारे देश पर हमला किया और शासन किया। तो यहाँ पे औपनिवेशिक का मतलब होता है शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र, जो किसी छोटे से राज्य पर अपना या राष्ट्र पर अपना शासन अधिपत्य जमाना चाहता है, तो वो क्या किया, उन्होंने हमारी संस्थाओं पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। संस्था किसे कहा जाएगा? आप लोग बताओगे कल बेटा, संस्था किसे बोलते हैं, ठीक है। और संस्थाओं को तो नष्ट कर दिया, इसके बाद इनकी योग्यताओं को भी क्या कर डाला, चौपट कर डाला। जब संस्था ही नष्ट हो जाएगी, संस्था वैसे जैसे कि स्कूल हो गया, फिर आपका कॉलेज हो गया, जहाँ पे भी पढ़ाया जाता है उसे संस्था के नाम से जाना जाता है। और उनकी योग्यता, अब जब संस्था ही कोई नहीं रहेगी तो योग्यता वहां पे कैसे बचेगी, तो वो योग्यताएं भी क्या हो गई, चौपट हो गई। इनकी जनता, इसकी जनता का अस्तित्व निचले स्तरों तक सिमट कर रह गया। मतलब जब हमला हुआ, हमला होने के कारण संस्था नष्ट हो गई, संस्था नष्ट हो गई तो योग्यता भी चौपट हो गई, तो जनता का जो स्तर है वो कहाँ गिर गया, निचले स्तर पर, मतलब बहुत ही ज्यादा गिर गया या सिमट कर रह गया। सिमट कर रह गया मतलब बहुत ही करीब आ गया या पास आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब तक हमारे युवाओं ने अपने लक्ष्य धूल-धूसरित कर लिए थे और वे साधारण जीवन से संतुष्ट हो जाया करते थे। यहाँ पे जब अंग्रेज ने भारत छोड़ा था तब जो हमारे युवा थे, अब युवाओं के जो सपने थे, उस समय अंग्रेजी शासन था तो कोई कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने हमारा देश छोड़ा तो उनके युवाओं के जो सपने थे वो क्या हो गए थे, धूल, जमीन में मिल गए थे। धूल धूसरित होना मतलब जमीन में मिल जाना। वे साधारण जीवन से ही क्या होते थे, संतुष्ट हो जाया करते थे। 2 रोटी दाल सब्जी चावल जो भी मिल रहा है उस पे ही वो क्या हो जाया करते थे, संतुष्ट हो जाया करते थे। भारत मूलतः ज्ञान की भूमि है, मतलब भारत में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना या फिर ज्ञानवान लोगों का रहना ये पुराने समय से ही था, और उसे अपने इस पहलू के एक नए सिरे की खोज करनी चाहिए। एक बार यह खोज कर ली गई तो जीवन की गुणवत्ता और विकसित राष्ट्र की ताकत और संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि जब भारत ने अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा था तो युवाओं के जो सपने थे वो क्या हो गए थे, मिट्टी में मिल गए थे। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो क्या है, एक ज्ञानवान देश है। तो ज्ञानवान देश है तो हमें एक नए सिरे से खोज करनी चाहिए और अपनी जीवन की गुणवत्ता, गुणवत्ता को बोलते हैं इंग्लिश में क्वालिटी और हिंदी में बोल सकते हैं विशेषता। गुणवत्ता या विशेषता किसी विकसित राष्ट्र की संप्रभुता, ताकत और संप्रभुता को प्राप्त करने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जब हम नए सिरे से खोज करेंगे। तो यहाँ पे संप्रभुता का मतलब होता है जो राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। मतलब संप्रभुता का मतलब होगा यहाँ पे अगर कोई राज्य चाहता है किसी चीज के बारे में, किसी चीज की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा रखता है तो उसे बोला जाएगा किसी राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम, उसे हम कहेंगे संप्रभुता। इसके लिए हमें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अगर हम एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं तो। क्लियर हो गया? यस मैम। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। मैम मैं करूँ? करिए बेटा। ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षक स्थानों में अध्यापकों के पास, शैक्षिक संस्थानों में अध्यापकों के पास, पुस्तकालयों में, शोध पत्रों में, गोष्ठियों तथा विभिन्न संगठनों में और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों, ड्राइंग प्रक्रिया, दस्तावेज और यहाँ तक कि दुकानों तक में होता है। हालांकि ज्ञान का शिक्षा से करीबी नाता है, लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों, हकीमों, वैद्यों, दार्शनिकों और संस्थों तथा यहाँ तक कि हमारी गृहिणियों के पास मौजूद
कैलाशों से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैलाशो नहीं ज्ञान बोलते हैं इन बेटा, सभी वेट, कैलाशो नहीं, कौशलों। कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विरासत और इतिहास, कर्म कांड, महाकांड और वे परंपराएं जो हमारी चेतना का हिस्सा है, ये सब दरअसल पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों की ही तरह ज्ञान के विशाल स्रोत है। हमारे गांव में गैर पुरातनपंथी और दुनियावती समझदारों की भरमार है। हमारे बस स्टॉप करिए। यस मैम। अभी इसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम क्या लिख रहे हैं कि ज्ञान के कई रूप होते हैं और यह कई स्थानों पर क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं मतलब हमें मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि शिक्षा, इसे शिक्षा, सूचना, बुद्धिमानी तथा अनुभव के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान हमें किस किस रूप में प्राप्त होगा? शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होगा, कहीं से सूचना मिल रही है, सूचना इंफॉर्मेशन, ठीक है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है। बुद्धिमानी, हमारे पास हमारे अपने दिमाग से भी हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अनुभव कहाँ से प्राप्त होगा? जब हम किसी क्रियाकलाप को करते हैं, कार्य को करते हैं, कार्य को करने के बाद हमें क्या मिलता है? अनुभव मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप रोटी बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते पढ़ते ही क्या प्राप्त करेंगे? अनुभव प्राप्त करेंगे। रोटी बनाते बनाते ही आप रोटी बनाने में निपुण हो जाएंगे, तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा, ठीक है। एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाएगी, अगर बहुत एक टीचर जो है वो पढ़ा रही है, तो उनका अगर बहुत ज्यादा साल से पढ़ा रही है, तो वो एक क्या बोली जाएंगी? अनुभवी टीचर बोली जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव जो है उस सब्जेक्ट में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया, हमें ज्ञान कई रूप में मिल सकते हैं। यह शैक्षिक संस्थानों में भी उपलब्ध होता है। जैसे कि ये, अब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो शैक्षिक संस्थान मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो किससे किससे मिलेगा आपको ज्ञान? अध्यापक, अध्यापक मतलब टीचर से, ठीक है। टीचर्स के पास से भी आपको ज्ञान मिलेगा। अब आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी होता है, तो लाइब्रेरी में भी आपको ज्ञान मिलेगा। शोध पत्र होता है रिसर्च सेंटर या रिसर्च पेपर, ठीक है, तो उससे भी आपको ज्ञान मिलेगा। गोष्ठी मतलब होता है कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस हॉल के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो वहां से भी हमें ज्ञान मिलता है। तथा विभिन्न संगठनों और कार्यस्थलों में कर्मियों, प्रबंधकों, ड्राइंग प्रक्रिया, दस्तावेजों और यहाँ तक कि दुकानों तक में ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इन सभी स्थलों से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ज्ञान का जो है शिक्षा से बहुत ज्यादा करीबी का रिश्ता है। ज्ञान जो है वो, मैंने यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है कि वो अनुभव से भी प्राप्त होता है, बुद्धि से भी प्राप्त होता है, सूचना से भी प्राप्त होता है, शिक्षा से भी प्राप्त होता है। तो इसलिए ज्ञान का क्या हो गया? शिक्षा से बहुत करीब का रिश्ता है। करीबी नाता है मतलब करीब का रिश्ता है, ठीक है। पास का, करीब मतलब होता है पास का, ठीक है। लेकिन यह कलाकारों, दस्तकारों का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा दस्तकार मतलब? दस्तकार मतलब होता है कारीगर, ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। दस्तकारों मतलब होता है कारीगर। हकीम मतलब? मैम नहीं पता। वैद्य मतलब? मैम डॉक्टर। ठीक। हकीम मतलब नहीं पता? नो मैम। वैद्य मतलब हुआ आपका डॉक्टर, और हकीम मतलब हुआ जो झाड़ फूक करते हैं, उन्हें भी हकीम बोल सकते हैं।
हकीम जो है वो झाड़ फूक करने वालों को बोला जाता है। वैद्य का मतलब तो आपको पता ही है, डॉक्टर। दार्शनिक मतलब क्या होता है? दार्शनिक मतलब फिलोसोफर, ठीक है। और संतों, यहाँ तक कि हमारे घर की गृहिणियों के पास भी मौजूद होता है। घर की गृहिणी मतलब मम्मी लोग के पास भी, मम्मी हमारी मम्मी हैं, दादी हैं, जो घर में काम करते हैं। गृहिणी मतलब घर में रहने वाली महिलाएं, ठीक है। तो उनके पास भी ये कौशलों से भी प्राप्त किया जा सकता है। मौजूद मैम मतलब, दस्तकारों मतलब हाँ क्या है? बोलो, क्या चीज? दस्तकारों अभी तो बताइए दस्तकारों बेटा, कारीगर, कारीगर, यस मैम। ठीक है। ज्ञान इन सभी के प्रदर्शन तथा कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान जो होता है हमारे किए गए कार्य का प्रदर्शन, मतलब हम कैसा प्रदर्शन। अब आप जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ने के बाद तो आप क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? जब आपको एग्जाम लिया जाएगा तो आप एग्जाम फाइट करेंगे। एग्जाम फाइट करके आप अच्छे नंबर, कौन कितने नंबर लेके आता है, इसी से तो पता चलेगा कि कौन कैसा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। तो ज्ञान प्रदर्शन से भी पता चलता है, कार्य उत्पादन से भी पता चलता है, कार्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद लिख रहे हैं हमारी विरासत और इतिहास। विरासत का मतलब क्या होता है? पूर्वजों से मिला हुआ जो हमें मिलता है उसे हम विरासत कहते हैं। जो भी हमें पूर्वजों से मिलता है, भले ही वो ज्ञान हो, संपत्ति हो, धन हो, कुछ भी चीज क्यों ना हो, तो विरासत को हम बोलते हैं पूर्वजों से मिला हुआ। हमारी विरासत और इतिहास में बहुत सारे कर्म कांड मतलब किए गए कार्य हैं, महाकांड, और वे परंपराएं हैं जो हमारी चेतना का हिस्सा है। चेतना मतलब, चेतना से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में चेतना को बोलेंगे मेमोरी, ठीक है। तो इसका जो हमारा ये सभी कर्मकांड, इतिहास और महाकांड, ये सारी जो परंपराएं हैं वो हमारी मेमोरी का हिस्सा हैं। ये सब दरअसल पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों की तरह ही ज्ञान के विशाल स्रोत हैं। अब जब हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे, उनमें इतिहास में क्या कर्मकांड, महाकांड हुए, कौन कौन सी परंपराएं निभाई जाती है, तो ये सभी क्या हो जाएगा? हमारे लिए एक मेमोरी होगा। तो ये सभी मेमोरी जो है वो हमारे लिए पुस्तकालय, विश्वविद्यालय की तरह एक विशाल भंडार का कार्य करेगा। क्लियर हो गया? यस मैम। वेट करिए 2 मिनट, नेक्स्ट पेज शेयर कर दी। नेक्स्ट पेज शो हो रहा है? यस मैम। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एक लाइन पढ़ा था बच्ची ने, हमारे गांव में गैर पुरातन पंथी और दुनियावी समझदारों की भरमार है। कहाँ पे? हमारे गांव में। गांव में मतलब हम सभी के गांव में क्या है? पुरातन पंथी, गैर पुरातन पंथी। मैम पुरातन पंथी का मतलब क्या होता है? बेटा पुरातन पंथी मतलब होता है जो अध्ययन करते रहते हैं, ठीक है। यस मैम। जो अध्ययन करते रहते हैं उन्हें पुरातन पंथी कहा जाता है। और हमारा जो गांव है बहुत ज्यादा समझदारों से भरा पड़ा है, ऐसा इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया है। तो बेटा आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं क्योंकि आपकी संस्कृत की क्लास मैम लेंगी, ठीक है। आगे कल हम मैम पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। मैम जो प्रोजेक्ट में लास्ट का क्वेश्चन है डॉक्टर कलाम के क्या बोलते हैं विद्यार्थी क्या है जीवन वाला, मैम उसे हम कैसे लिखें? क्वेश्चन क्या है कंप्लीट बताइए। मैम डॉक्टर कलाम का
विद्यार्थी जीवन। डॉक्टर कलाम का विद्यार्थी जीवन। डॉक्टर कलाम के बारे में अभी आप इन्होंने जो चैप्टर लिखा है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर कलाम के बारे में आप पढ़िए, वहां से आप लिखिए, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट क्वेश्चन है। मैं इसमें आपको सिर्फ हिंट दे सकती हूँ, पूरा पूरा बता नहीं सकती, ये आपका वर्क है, ठीक है। मैम Yes, थोड़ा ma'am. बहुत गूगल से निकाल के लिख सकते हैं। हाँ, क्या कर सकते हो? मैम थोड़ा बहुत गूगल या किसी और बुक वगैरह से निकाल के लिख सकते हैं। बुक से निकाल के लिख सकते हैं, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। Okay, have a good day all of you. Good day, ma'am. गुड डे मैम।